हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, मैं हूं तरसेम जटैन और फिर से आ गए हैं एक नया वीडियो लेक्चर लेकर, जिसमें हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी 12th केमिस्ट्री के बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो नया वीडियो लेक्चर है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, और साथ में करने वाले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने पूछे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल के अंदर एंटर करता है क्या कहलाते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ये जनरली पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक के राइट साइड और पी ब्लॉक के लेफ्ट साइड मतलब बीच में होते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली जो सीरीज है, तीन सीरीज बेसिकली सीरीज होती है हमारे पास चार। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और एक होती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और एक आती है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट वो आपको याद होने चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। 10 एलिमेंट है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 21 से स्टार्ट होता है इनका एटॉमिक नंबर। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आनी चाहिए। देखो ये क्या है, 21 है तो देखो 3D1 4s2, इसको उल्टा कर दो, ये 3D2 4s2, ये 3D3 4s2। क्रोमियम की अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैं इसको सर्कल कर देता हूं, बाद में लिखेंगे। इसकी 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2। इसकी भी अलग होती है, छोड़ देते हैं एक बार। इसकी होती है 3D10 4s2। जो क्रोमियम 24 और कॉपर 29, इनको आपको अलग से याद करना पड़ेगा, इनकी थोड़ी सी अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3D5 4s1। ठीक है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होने के कारण दोनों स्टेबल हो गए। इसमें क्या हो जाएगा बच्चे? 3D10 4s1 हो जाएगा, मतलब ये फुली फील्ड और ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो कॉपर की और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अलग से स्पेसिफिकली याद करनी है। ठीक है, चलिए भाई, फिर आता हमारे पास व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट से हमारा मतलब क्या है? तो सुनिए, क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट? ऐसे एलिमेंट जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन डी सबसेल। यदि उनके पास डी सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे, अदरवाइज आप नहीं बोलोगे। जैसे 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 स्कैंडियम, बताइए 3D1, डी में कितने डिब्बे होते हैं बच्चे? 5, और इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट चेक करने के लिए आपको दो बातें चेक करनी है। जैसे यहां पर हमारे पास जिंक है। अब जिंक बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D10 4s2, मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और डी में यदि 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चे हमारे पास तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन 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 आपको सिर्फ सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेक करनी, फिर आपको उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और चेक करनी है। मतलब क्या है बच्चे? क्या जिंक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं, तो जिंक को एक मौका दो कि जिंक एक और मौका है तेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट बनने का, और वो क्या है? तू तेरे कंपाउंड बता, उनमें तेरे ऊपर कौन सा चार्ज आता है? बोला जिंक आता है, जिंक के ऊपर आता है मोस्टली +2 चार्ज। देखो जिंक सल्फेट +2 चार्ज है, जिंक क्लोराइड +2 चार्ज है, जिंक कार्बोनेट +2 चार्ज है। अब जिंक +2 में देखो इसके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं नहीं रहते हैं? तो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3D10। अरे अरे बेचारा जिंक, बेचारे जिंक में ना तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और ना ही एक मौका देने के बाद उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया। तो हम ये बोलेंगे कि जिंक तू तो जा भाड़ में जा भाई, तू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्लियर? एक बार कॉपर पे आए। कॉपर पे, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे? 3D10। क्या कॉपर के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी सब सेल में? आंसर है नहीं। तो क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? एक मौका दो पहले, पहले तो सिंपल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, फिर मौका दो। कॉपर बोला मेरे को मौका दो, मेरे ना कई
कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें मेरे ऊपर +2 चार्ज आता है। अब +2 चार्ज आएगा तो बताओ भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, एक यहाँ से, 3d9 बच गया। अब 3d9 है तो बच्चे बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं? हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोलो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करना है, यदि सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको एक कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर में ले जाओ। जैसे जिंक का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है +2, फिर चेक करो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आया नहीं आया। यदि फिर भी नहीं आया तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाएगा। इसका मतलब जिंक के नीचे आएगा बच्चे कैडमियम, कैडमियम के नीचे आएगा बच्चे मरकरी। ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। क्या नहीं होते? ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। तो क्लियर है भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट आप कर लेंगे। हाँ जी, क्या ट्रांजिशन एलिमेंट विच हैव unpaired electron in d subcell either in their ground state electronic configuration or in their common oxidation state वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए भाई फिर आगे चलते हैं हम लोग। सम प्रॉपर्टीज, अब हम ना कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे इनकी कि क्या है क्या नहीं है। सम प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी चेक करनी है बच्चे वो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। क्या है? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, जनरली क्या देखा हमारे पास, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं, यहां पर जा रहे हैं हम लोग, एलिमेंट नंबर बढ़ रहा है 21 से जा रहे हैं हम 30 की तरफ, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है भाई। यहां पर क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर। और यहां पर है एटॉमिक साइज। तो ये देखा गया कि स्कैंडियम से जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं तो एटॉमिक साइज धीरे 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 डिक्रीज करता है और लास्ट में जाकर इंक्रीज करता है। तो इसमें ना 3 पार्ट हैं, यहां से लेकर यहां तक एटॉमिक साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज। यहां से यहां तक लगभग कांस्टेंट है और टेल पे जाके फिर बढ़ रहा है। तो 3 पार्ट आ गए, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो सुनिए, पहले एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों करता है? ए में एटॉमिक साइज डिक्रीज करने का रीजन सुनो क्या है। रीजन है यहां से यहां तक आते टाइम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। क्या करता है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज, मतलब जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है। अब बीच में क्या होने लग जाता है बच्चे, देखो मान लो 3D में 1 इलेक्ट्रॉन आए, फिर 3D में 2, फिर 3D में 3, फिर 3D में 4, फिर 3D में 5, फिर 3D में कितने आएंगे? 6। तो बीच में आने के बाद डी में ना इलेक्ट्रॉन पेयर होने लग जाएंगे। देखो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब बच्चे इलेक्ट्रॉन ना पेयर होने लग गए हैं। ये लो 1 2 3 4 5 6 पेयर। अब पेयरिंग से ना रिपल्सन होने लग जाएगी इलेक्ट्रॉन के बीच में, और रिपल्सन क्या करेगी? एटॉमिक साइज को बढ़ाएगी। तो बी वाले रीजन के अंदर जो जेड इफेक्टिव है और जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो लगभग इक्वल हो जाती है, काउंटर बैलेंस कर देती है एक दूसरे को, इसलिए ना साइज बढ़ रहा ना साइज घट रहा। अब लास्ट में आकर आ जाता है कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक में ना डी में 10-10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ना वो ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू जेड इफेक्टिव, तो इसलिए साइज बढ़ जाता है। क्लियर है? तो बताइए यहाँ से यहाँ तक साइज डिक्रीज क्यों किया? क्योंकि जेड इफेक्टिव की चल रही थी। यहाँ से यहाँ तक कॉन्स्टेंट सा क्यों आया? क्योंकि रिपल्सन और जो जेड इफेक्टिव काउंटर बैलेंस हो गए थे। यहाँ से यहाँ तक क्यों बढ़ा? ठीक, क्यों बढ़ा भाई यहाँ से यहाँ तक? क्योंकि बच्चे जो रिपल्सन है वो ज्यादा होगी थी। ठीक है, अब हमारे पास स्कैंडियम से लेकर जिंक तक एक तो ये ट्रांजिशन सीरीज हो गई है। एक है हमारे पास वो लेंथेनम वाली, क्या आती है भाई, ला हफ्ता वरना उधर इधर पिटाई हो होगी, ये वाली। एक आती है इटरबियम से कैडमियम वाली। अब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे, स्कैंडियम से इटरबियम पे, इटरबियम से लेंथेनम पे, तो जो एटॉमिक साइज है ना नीचे आते टाइम, कहाँ आते टाइम बच्चे? एटॉमिक साइज नीचे आते टाइम बढ़ता है। तो इसका मतलब अगली ट्रांजिशन सीरीज का साइज ऊपर आएगा। 3D से 4D का साइज बढ़ा है, 4D से किसका साइज बड़ा होगा? 5D का। लेकिन 5D का साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो लगभग इसके इक्वल सा रहता है, लगभग इसके ऊपर ही आएगा। इसके पीछे रीजन है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है हमारे पास, वो हम पढ़ेंगे बच्चे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। कहाँ पढ़ने वाले हैं भाई? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है भाई? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। चले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या आते हैं? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो सुनिए, मैं ग्राफ बना रहा हूं यहां पर मेल्टिंग पॉइंट का, तो देख ग्राफ से हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ठीक, तो देखना अब मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? मेटल और मेटल के बीच में बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। यदि मेटल और मेटल के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और वीक है तो क्या होगा? कम होगा। अब ये बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे तो होता क्या है, शुरू में आप डी में 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो बॉन्डिंग होगी कमजोर।
फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फिर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्डिंग मजबूत होती जाएगी। इसका मतलब 3d5 तक जाते जाते जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर इलेक्ट्रॉन पेयर होने लग जाएंगे, क्या होने लग जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एटॉमिक जो ये मेल्टिंग पॉइंट है वो फिर धीरे धीरे डिक्रीज करने लग जाएगा। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक क्यों बढ़ा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे तो इंटरमेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ से यहाँ तक क्यों डिक्रीज किया, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने लग गए, इलेक्ट्रॉनों के पेयरिंग से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होने लग गया, कम होने लग गया। क्लियर है भाई कहानी? हाँ जी। तो चलिए भाई ये ग्राफ बना दिया मैंने मेल्टिंग पॉइंट का। ये 3D सीरीज है हमारे पास, ये 4D सीरीज और ये क्या है 5D सीरीज है। ठीक, देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ने से जो बॉन्डिंग है ना वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। इसलिए 5D सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू 3D सीरीज। अब बोलो, देखिए मिडवे तक बढ़ रहा है फिर घट रहा है, मिडवे तक बढ़ रहा है फिर घट रहा है। टंगस्टन का सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपको ये याद करना है। अब इसका मतलब जो किनारे पे एलिमेंट आएंगे बिल्कुल लास्ट में, उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। वो कौन आएंगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ठीक है, और बेचारा मरकरी तो इतना शरीफ है, ये ना लिक्विड पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, क्या रहता है ये, लिक्विड। फिर ये डिप क्यों आया यहाँ पर, फर्स्ट सीरीज में मैग्नीज के अंदर डिप है और सेकंड सीरीज में टेक्नीशियम में डिप है। इसका रीजन है बच्चे, मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d5 4s2। अब ये फुल्ली हाफ फील्ड है बच्चे, क्या है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड है तो क्या है, ये खुश है, क्या है ये, खुश। और ये फुली फील्ड है बच्चे, फुली फील्ड है तो ये भी क्या है, खुश। तो इसको बॉन्डिंग बनाने की जरूरत है नहीं, इसलिए इसके ग्राफ के बीच में क्या आई है, डिप। मैग्नीज और टेक्नीशियम में याद रखेंगे, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलकर आता है बच्चे हमारे पास डेंसिटी, क्या आता है, डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बच्चे, तो एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। अब डेंसिटी होती है बच्चे मास बाय वॉल्यूम, तो सोचो लेफ्ट टू राइट एट द टाइम वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, मास इंक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी भाई, क्या करेगी, डेंसिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर है कहानी यहाँ तक? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। आप याद रखेंगे जो इरिडियम है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ओस्मियम की इससे थोड़ी सी कम होती है। इरिडियम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, ओस्मियम की इससे थोड़ी सी क्या होती है, डेंसिटी कम होती है। और जो हमारे पास सेकेंडियम है इसकी जो डेंसिटी है बच्चे वो क्या होती है, लोवेस्ट, सबसे कम होती है। ठीक है भाई, ये था ट्रेंड किसका, डेंसिटी का। अब हम अगले ट्रेंड पर चल रहे हैं और वो है आयनाइजेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, मैं साथ में ही करवा दूंगा आपको क्वेश्चन की क्या पूछा गया था आयनाइजेशन एनर्जी से। चलिए भाई आयनाइजेशन एनर्जी पे चलते हैं। तो ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है स्कैंडियम टाइटेनियम की, मैंने इनकी तीनों आयनाइजेशन एनर्जी लिख दी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो यदि इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी कम, यदि वो मुश्किल से बाहर आएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ज्यादा। अब वो मुश्किल से बाहर क्यों आएगा, इसका मतलब वो खुश है, वो जहां पर है ना वो खुश है। क्यों है वो खुश, यदि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सुन लो मेरी बात बच्चे, यदि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो खुश है इलेक्ट्रॉन, तो वो बाहर आना नहीं चाहेगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी ज्यादा। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही डोल मोल है, मतलब वो स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि स्टेबल नहीं है तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखना है भाई ये वाली बात आप लोगों को। तो देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, जिंक की। तो क्यों है बच्चे, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 3d10 4s2। अब ये फुली फील्ड था, फुली फील्ड था तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना नहीं चाहेगा, इसलिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है जिंक की। क्वेश्चन ऐसे आएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज वेरी हाई, क्यों, क्योंकि ये फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है। क्लियर है भाई? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ना आपको कॉपर की ज्यादा दिख रही होगी, देखो 1958 एकदम बहुत ज्यादा हो गई है। क्यों, क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1। अब कॉपर एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से लॉस कर देगा कि भाई तू जा, क्योंकि ये फोर्थ सेल है ना, इसे पिंड छूटेगा इसका, ये गया। लेकिन कॉपर बोला भाई एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद मैं दूसरा लॉस नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरा ना फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, तो इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कॉपर की क्या है, ज्यादा। अब आयरन के केस में आओ, किसके केस में, आयरन के केस में। ठीक, आयरन नहीं, मैंगनीज होगा, मैंगनीज। हाँ देखो ये रहा मैंगनीज, मैंगनीज की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। क्यों है बच्चे, सुनिए एक बार।
मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर देगा। क्यों लॉस कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि ये फोर्थ सेल से ना पिंड छूटेगा इसका कि फोर्थ सेल भाड़ में जा तू, ये ले। लेकिन अब नहीं करूंगा लॉस इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं करूंगा अब इलेक्ट्रॉन लॉस? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से निकलेगा, तो इसलिए आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी मैग्नीज की ज्यादा है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, व्हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज सो हाई, व्हाई? अब आयरन की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देखो लो है बेचारे की, क्योंकि इधर 2990 है और इधर 2962, कम हो गई ना। क्यों? सुनो आयरन की बात। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2। ठीक है, अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल दिए, अब बच गया ये 3d6। क्या 3d6 खुश है या ना खुश है? ना खुश। बोला ये d6 ना तो हाफ फील्ड ना फुली फील्ड, कम से कम मेरे को खुश कर दो। तो हम बोले काम करे, 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दे, तू खुश हो जाएगा, फिर ना तू 3d5 बन जाएगा। बोला हाँ। तो बताइए तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देगा, इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बच्चे? लो है। क्या है? लो। क्लियर है भाई? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, देखो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम की भी लो है। क्यों? स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1 4s2। अब जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन हम छीन लेंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन का ये अचार डालेगा क्या, ये और लॉस कर दो इसका, तो वो आर्गन बन जाएगा फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक। तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देगा बच्चे? लॉस कर देगा। ठीक है, अब जिंक की ना थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी देखो बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि 100 का गैप चल रहा था, 3400 3500, ये एकदम 3800 हो गई है। क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2। बताओ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये तीसरा तो हरगिज भी लॉस नहीं करेगा भाई। तीसरा तो ये हरगिज भी लॉस नहीं करेगा, है ना, क्योंकि फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्रोमियम पे गौर डालोगे तो इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा, देखो 1414 1592 1509, ज्यादा है ना, कुछ ज्यादा ही है। तो क्यों इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्रोमियम की? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s1। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर दिया, क्योंकि फोर्थ सेल से पिंड छूटेगा, इसका पेंडा छूटेगा भाई, कहने का मतलब न्यूज है। ठीक है, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा क्योंकि हाफ फील्ड आ गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। क्लियर है भाई? समझ रहे हो ना? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो आता है बच्चे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या आता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बड़े ध्यान से समझना भाई, इसके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको डायरेक्ट, थोड़ा सा समझा कर अभी। ठीक है देखो मान लो आपसे ये कहे E0 Zn2 पॉजिटिव से Zn, तो बताओ ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? +2 से हम 0 पे जा रहे हैं तो ये है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, यदि जिंक 2 पॉजिटिव को रिडक्शन पसंद होगा तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी हाई। ठीक, मैं यहां पर गोल गोल करके लिख रहा हूं। यदि रिडक्शन पसंद है तो वैल्यू होगी हाई। यदि ऑक्सीडेशन पसंद है तो वैल्यू होगी लो। लो मतलब नेगेटिव या कम, हाई मतलब पॉजिटिव या ज्यादा। ठीक, जिसको जो पसंद होगा ना उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं भाई आप लोगों को। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना आप लोगों को, मैं क्वेश्चन ही दे रहा हूं आपको डायरेक्ट, इसका ट्रिक से ना हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। देखिए भाई क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन लिख दिए मैंने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पूछे गए हैं, पहले मैं बता देता हूं आपको। अब देखो यहां पर 2 स्टेट दी होगी आपको, 2 ऑक्सीडेशन नंबर दिए होंगे हमेशा। यदि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा पसंद है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पसंद है। देखो भाई Mn के ऊपर +3 चार्ज है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, और यदि +2 चार्ज है तो इसका मतलब रिडक्शन है, क्योंकि इसके कंपैरेटिवली रिडक्शन और इसके कंपैरेटिवली ये ऑक्सीडेशन है। अब सुनो, वेरी लो वैल्यू, वैल्यू इन्होंने पहले ही लो बोल दी है। देखो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इन्होंने पहले क्या बोल दी है? लो। तो मेरी बात पे आओ, यदि ऑक्सीडेशन पसंद है तो वैल्यू होगी लो, और यदि रिडक्शन पसंद है तो वैल्यू होगी हाई। अब इन्होंने क्या कहा है? वेरी लो वैल्यू। लो वैल्यू है तो इसका मतलब इसको क्या पसंद है? ऑक्सीडेशन। और बताओ ऑक्सीडेशन ये है या ये है? ये। तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम 3+ में तो खुश है और स्कैंडियम 2+ में खुश नहीं है। अब आपको ये एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों है, तो सोचो।
अब स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d14s2। यदि मैं स्कैंडियम 2+ की बात करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो बच गया 3d1, और यदि मैं स्कैंडियम 3+ की बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये बच गया आर्गन। तो बताओ कहाँ खुश है ये, बताओ यहाँ खुश होगा नहीं होगा। तो इसलिए स्कैंडियम को ऑक्सीडेशन पसंद है, ठीक है। और इसको ऑक्सीडेशन पसंद है तो इसलिए इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो आएगी। जब मेरे को पसंद ही ऑक्सीडेशन है तो मेरे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, लो, ठीक है। यदि रिडक्शन पसंद है तो वैल्यू होगी हाई, किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक। यहां पर भी किसकी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, बड़े ध्यान से बड़े प्यार से समझोगे भाई आप लोग, कोई टेंशन मत लेना। हाई वैल्यू है भाई, और यदि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, हाई, तो उसको क्या पसंद है बच्चे, उसको रिडक्शन पसंद है। अब बताओ रिडक्शन ये है या ये है ना रिडक्शन, तो इसका मतलब इसको Mn2+ में तो Mn खुश है, बट Mn3+ में Mn खुश नहीं है। चेक करो भाई Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाकर 3d5 4s2। अब Mn+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो तो 3d5, और Mn+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो तो 3d4। बताओ कहाँ खुश है ये, यहाँ खुश है ना। तो बताइए इनमें से कहाँ खुश है, Mn यहाँ, और ये स्टेट है रिड्यूस और ये है ऑक्सीडाइज, तो इसको रिडक्शन पसंद है, रिडक्शन पसंद है तो वैल्यू क्या होगी, हाई। चलिए भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, समझ में आता रहे तो बताते रहे आप लोगों को कमेंट में जाकर। यहाँ पर लो वैल्यू है तो क्या पसंद है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ है, यहाँ, तो इसका मतलब Fe3+ तो खुश है, बट Fe2+ क्या है, ना खुश है। चेक कर लो भैया, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2। अब बताओ +3 मतलब 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3d5 बच गया, और +2 मतलब क्या बच गया, 3d6। बताओ यही पसंद है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन टैकल करने हैं। 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं इससे रिलेटेड आपको PYQs, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए। चलिए भैया 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं। लो वैल्यू, लो मतलब छोटी वैल्यू, और लो वैल्यू है तो क्या पसंद है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जिंक ये इसमें खुश है और इसमें ना खुश है भाई। तो बताओ जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, सॉरी हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये और भी ज्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी और 4s से पिंड भी छूट जाएगा, इसलिए आंसर आ गया। कॉपर 2 पॉजिटिव, और कॉपर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव यानी कि हाई है। हाई है तो इसको रिडक्शन पसंद है, तो ये तो है रिडक्शन और ये है बच्चे ऑक्सीडेशन। तो बताओ कॉपर कहाँ खुश है। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s1, और कॉपर +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d9। तो खुद अंदाजा लगा लो, खुद से अंदाजा लगा सकते हो अब लोग, ठीक है। अच्छी बात है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए भी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सुनिए, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो बीच में जाते टाइम तक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। देखो मतलब मैग्नीज +2 भी शो करता है, +3 भी, +4 भी, +5 भी, +6 भी, +7 भी, ठीक है, कौन, मैग्नीज। लेकिन स्कैंडियम +3 शो करता है और जिंक सिर्फ +2। रीजन क्या है इसके पीछे, इसके पीछे रीजन है डी के इलेक्ट्रॉन्स का। अब स्कैंडियम के पास बेचारे में जी डी में ना लेने देने के लिए बस 1 इलेक्ट्रॉन है। जिंक के पास भी ऐसा ही है 3d10 4s2, ये बस ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है लास्ट वाले। लेकिन मैंगनीज कह रहा कि आ जाओ बस ले जाओ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंगनीज 3d5 4s2 होता है, तो ये 2 भी लॉस कर देता है, 5 भी, और 7 के साथ भी लॉस कर देता है। तो कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में से सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है, मैंगनीज। +2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। देखो +2 लगभग ये सारे शो करते हैं, ठीक है। देखो +2 तो +2 ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, तो +2 इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है। तो मैंगनीज सबसे ज्यादा क्यों शो करता है, क्योंकि मैंगनीज के पास ना यहाँ पर लेने देने के लिए टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो +7 तक चला जाता है। तो आपने देखा होगा KMnO4 में ना मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। क्लियर है। क्रोमियम मैक्सिमम +6 तक चला जाता है, जैसे K2Cr2O7 आपने देखा होगा, क्रोमियम कहाँ तक चला जाता है, +6 तक। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जैसे आपसे पूछ लेंगे कि Mn का कोई कंपाउंड बताओ जिसमें वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाता है, तो KMnO4। तो बताओ क्या कभी आपने MnF7 देखा है। मैंगनीज +7, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ पर भी +7 है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन है। क्या आपने ये कंपाउंड देखा है कभी, तो तुम्हारा आंसर आएगा सर नहीं देखा हुआ। तो इसका मतलब फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा, लेकिन फिर भी Mn को ये +7 पे नहीं लेकर जा पाता। क्या रीजन है इसके पीछे, तो सुनो इसके पीछे क्या रीजन है। क्योंकि फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है। कैसा है बच्चे, मोनोवेलेंट, मतलब ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है।
तो बताओ Mn के 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितने फ्लोरीन को आना पड़ेगा? 7 फ्लोरीन को। तो Mn के चारों तरफ ना भीड़ हो जाएगी 7 फ्लोरीन की। अरे भाई साहब 7 फ्लोरीन भीड़ कर रहे हैं, ठीक है, 3 और 4 7। लेकिन ऑक्सीजन डाइवेलेंट आइटम है, ये अकेला ही 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो बताओ Mn को +7 पर लेकर जाने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? 4 की, 1 2 3 4। और फ्लोरीन के कितने की जरूरत पड़ेगी? 7 की। तो बताओ इसको फायदा किस में है? ऑक्सीजन में फायदा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक आएगी, ठीक, काम तो वही ऑक्सीजन को भी करना है और वही फ्लोरीन को, बट फ्लोरीन 7 बुलानी पड़ेगी। तो इसके Mn के चारों तरफ स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, पहला रीजन। दूसरा, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होने के कारण ये ब्रीजिंग एलिमेंट का भी काम कर देता है बच्चे। किसका भी काम कर देता है? ये ब्रीजिंग एलिमेंट का। जैसे यदि मैं K2Cr2O7 की स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चे, तो 2 क्रोमियम के बीच में ऑक्सीजन ऐसे रहता है, ऐसे, मतलब एक ऑक्सीजन ने इसके साथ भी हाथ मिला लिया और इसके साथ भी ऐसे ब्रिज बना लिया, बीच में पुल बना लिया भाई, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन ऐसा नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता भाई? फ्लोरीन ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। अब ध्यान से रखना, Mn सबसे ज्यादा +7 तक चला जा सकता है, और जो नीचे वाली सीरीज है उसमें रुदेनियम एलिमेंट है एक, वो +8 तक चला जाता है। एक एलिमेंट है ओस्मियम, वो कहाँ तक चला जाता है? +8 तक। आपको ये एलिमेंट याद रखने बस, और कुछ ज्यादा चक्कर यहाँ पर है नहीं भाई। क्लियर है? चलिए इससे रिलेटेड ना 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ कि क्या पूछे गए हैं। चलिए भैया 3 क्वेश्चन थोड़े से अलग से हैं, मैं आपके लिए ले आया हूँ। कॉपर 2+ इज रिड्यूस्ड मोर इजिली देन कॉपर 2+। कॉपर प्लस इज रिड्यूस्ड मोर इजिली देन कॉपर 2+। मतलब कॉपर प्लस को यदि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो कॉपर आसानी से बना लेता है, लेकिन यदि कॉपर 2+ को मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो आसानी से नहीं इलेक्ट्रॉन को क्या करता बच्चे? एक्सेप्ट करता। रीजन पूछा गया है आपसे कि क्या है इसके पीछे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई कॉपर। तो सुनिए, सीधा सा रीजन है इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। अब बताओ, यदि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ले रहा है तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई आएगी। तो सीधा आपको एक लाइन में आंसर दे रहा है कि कॉपर +1 एक इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर इसलिए इजिली बना रहा है क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना वो ज्यादा है, मतलब इसके रिडक्शन होने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है। और ये नहीं बना रहा क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? कम, ठीक है भाई। पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में हम डिटेल में नहीं जा रहे भाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पंगे हैं, वो हम नहीं कर सकते यहाँ पर, फिलहाल टाइम की कमी है। कॉपर +1 गोज टू कॉपर 2+ इन वाटर, मतलब पानी में यदि मैं कॉपर +1 को डाल दूंगा पानी में तो ये कॉपर 2+ में चला जाता है। क्यों? क्योंकि पानी से एक एनर्जी मिलती है बच्चे, उसको ना हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, एंड ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी ये कॉपर +1 को एनर्जी मिल जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, तो कॉपर 2+ बना लेगा। कॉपर +1 गोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन वाटर। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब होता है खुद का ही ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन करवा लेना। मतलब इसको यदि मैं पानी में डालूंगा तो ये कॉपर 2+ में चला जाएगा, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब ऑक्सीडेशन। दूसरा, यदि मैं इसको पानी में डालूंगा तो क्या पता ये कॉपर भी बन जाए, दोनों काम हो सकते हैं, ठीक। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी से यदि इसको हाइड्रेशन एनर्जी मिल गई तो ये एक्साइट होकर कॉपर 2+ में चला जाएगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा बच्चे? कॉपर बना लेगा। अच्छी बात है भाई। तो ये थी जनरल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में या ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। अगला आता है बच्चे हमारे पास, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, वो ना कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। रीजन बताइए इसके पीछे क्या है? देखिए, बैटर कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के साथ कैटलिस्ट बॉन्ड बना ले और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। मतलब ये कैटलिस्ट है और ये रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेगा वो सबसे बैटर कैटलिस्ट होता है। और बॉन्ड कौन बनाएगा आसानी से? जिसके पास क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमने पढ़ा है अभी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके पास ना डी सब सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। फिर आएगा कि बताइए ये कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट? कैसे कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? तो सुनिए भाई, कलर्ड कंपाउंड के लिए जो बेसिकली जो क्राइटेरिया वो है बच्चे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास बच्चे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहीं पर तो वो एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। और जैसे वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एनर्जी लेकर जाएगा, तो फिर वो आता है वापिस आता तो एनर्जी वो छोड़ता है, और एनर्जी यदि वो छोड़ेगा बच्चे तो उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, और वेवलेंथ होगा तो उसका कोई ना कोई क्या आएगा? कलर। तो आपको 2 लाइन में आंसर लिखना है, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर कलर्ड इन या दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। अच्छी बात है भाई। आगे चलते हैं, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ, ये टॉपिक भी है, ठीक है। टॉपिक करने की जरूरत नहीं, आप सीधे मेरी बात को सुन लो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें सारी की सारी।
फिर आता बच्चा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो मैग्नेटिक होते हैं नेचर में, उनके कंपाउंड कैसे होते हैं, मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक दो तरह के होते हैं बच्चे, पहला है डायामैग्नेटिक और दूसरा है बच्चे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इसलिए तब होते हैं जब वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और डायमैग्नेटिक तब होंगे जब सारे के सारे क्या कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, पेयर्ड। अब यहाँ से हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला आता है हमारे पास n इंटू में n+2 का स्क्वायर रूट, जहां पर जो n है वो है बच्चे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे 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 मैं आपसे कहूं कि Mn+2 की बोहर मैग्नेटॉन निकालो, अब बताओ Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे, 3d5 4s2। +2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो बताइए d में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 5। और बताइए पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है या नहीं है, तो n की जगह 5 पुट कर दो, तो ये लो 5 इंटू में 5+2 का स्क्वायर रूट, ये आंसर आ जाएगा भाई, ठीक। यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है बच्चे, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, तो n की वैल्यू आ जाएगी 0, तो जो बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है भाई, हाँ जी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसे होते हैं, नेचर में मैग्नेटिक होते हैं। फिर अगला आता है बच्चे, ट्रांजिशन एलिमेंट का ही यूज किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में भाई, क्या बनाने में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में। हाल फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं हमारे पास, जहां पर सेंट्रल मेटल होती है उसके साथ कुछ लिगेंड्स होते हैं, और लिगेंड्स मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और ये बना लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब मेटल के साथ जो लिगेंड है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ शेयर करेंगे। अब बताओ, यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन तुम लोगों को दूंगा तो तुम्हारे पास जगह भी तो होनी चाहिए ना उन 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। तो बताइए ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बना लेते हैं हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि जो लीगेंड के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, उनको रखने के लिए इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने के कारण ये उन 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने से ये क्या बना लेते हैं, आसानी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। फिर आगे आता है बच्चे हमारे पास ये आसानी से क्या बना लेते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बना लेते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब समझिए क्या है, मान लो ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल प्रकृति इस मेटल को बना रही है, और ये क्रिस्टलाइज हो रही है, इसके क्रिस्टल बन रहे हैं, तो इनके क्रिस्टल के बीच में ना थोड़ा सा गैप रह जाएगा। यदि इस गैप के अंदर छोटे छोटे एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन कार्बन वगैरह फंस जाएं, तो ऐसे कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड का कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता, जैसे वैसे तो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि इसके पाँव में 2 आएगा, इसके पाँव में 3 आएगा, लेकिन इनका कोई स्टोकियोमेट्री नहीं होती, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो क्यों ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेते हैं, क्योंकि जब इनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनती है बच्चे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर ना वॉइड रह जाते हैं, खाली जगह, और उस खाली जगह में छोटे छोटे एलिमेंट वगैरह फंस जाते हैं, हाइड्रोजन कार्बन वगैरह, तो वो बना लेते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये थी बच्चे डी ब्लॉक के बारे में जनरल प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, और वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एक है KMnO4 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो चलिए भी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, KMnO4 और K2Cr2 7। यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिख दी है इनकी प्रिपरेशन की बच्चे, दोनों की प्रिपरेशन की रिएक्शन में इकट्ठी करवा रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, ये आपको ना अभी याद हो जाएंगे रिएक्शन, बस देखते ही क्या, बस 2 मिनट रुक जाओ, याद हो जाएंगे। पहले हमें बनाना पोटेशियम डाइक्रोमेट, सुनना है बड़े ध्यान से, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो लेकिन वो ये बाद में बनेगा, इससे पहले पोटेशियम क्रोमेट बनेगा बच्चे। क्या बनेगा इससे पहले, पोटेशियम क्रोमेट बनेगा, मतलब ये सीरीज याद करनी है आप लोगों को, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट से पहले क्या बनेगा, पोटेशियम क्रोमेट। क्या बनेगा बच्चे, पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। ये उल्टा तो नहीं बोल गया मैं, नहीं भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट से पहले बनेगा बच्चे सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम डाइक्रोमेट से पहले बनेगा बच्चे सोडियम क्रोमेट, और सोडियम क्रोमेट बनेगा बच्चे ओर से। तो सुनो स्टेप वाइज, पहले ओर ले लो, जिस ओर से ये बनाना है, और समझते हो ना अयस्क मिनरल, फिर उससे सोडियम क्रोमेट बनेगा, फिर उससे सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट से बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इसके अंदर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसके अंदर जो ओर लेना है आपको, वो लेना बच्चे फेरोक्रोम ओर। कौन सा, फेरोक्रोम ओर। ये इसका दूसरा नाम है बच्चे क्रोमाइट ओर। क्या नाम है, क्रोमाइट ओर। इसका फॉर्मूला है FeOCr2O3। भाई याद कर लो इसको, तो क्या फॉर्मूला है बच्चे इसका, FeOCr2O3। याद हो गया, इसके नाम से याद हो जाएगा, देखो फेरो, फे ओ क्रोम, क्रोम, क्रोमियम आ गया, ठीक है। अब बोलो आपको और से क्या बनाना है, सोडियम क्रोमेट बनाना है।
तो इसका मतलब ध्यान से देखो, सोडियम सी से कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डाल लो, तो ये लो भाई सोडियम कार्बोनेट डाल दिया और ऑक्सीजन में छोड़ दो इसको, तो ये बन गया सोडियम क्रोमेट। क्या बन गया बच्चे? सोडियम क्रोमेट। क्या भाई, और में क्या डाल दो? सोडियम क्रोमेट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट डाल दो, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दी तो सोडियम क्रोमेट बना। आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3 और CO2 रिलीज हो जाएगी। याद रखना CO3 है तो हमेशा CO2 बाहर आएगी। एक स्टेप हो गया। फिर सोडियम क्रोमेट से क्या बनाना? सोडियम डाइक्रोमेट। ये ले लो भाई, सोडियम क्रोमेट ले लिया हमने, ठीक। जब भी आपको डाइक्रोमेट बनाना है तो क्या डालोगे इसमें? H2SO4, तो ये बन गया सोडियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला है Na2Cr2O7। फिर से वही बात, H2SO4 एसिड यदि कहीं पर एसिड या बेस आए तो पानी बाहर आएगा बच्चे। कौन बाहर आएगा? पानी। सोडियम और सल्फेट बच गया Na2SO4। फिर सोडियम डाइक्रोमेट का पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। इसका मतलब सोडियम को हटाकर पोटेशियम लगाना पड़ेगा, तो हमने KCl के साथ रिएक्शन करवा दी। क्यों? ताकि NaCl तो मिलकर NaCl बना ले और इस सोडियम की जगह क्या आ जाए? पोटेशियम। तो याद करो मेरे साथ ही रिएक्शन। शुरू में क्या लेंगे? फेरोक्रोम। फेरोक्रोम से क्या बनाना है? सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। सोडियम क्रोमेट का क्या बनाएंगे? डाइक्रोमेट। क्या डालोगे? H2SO4 डाइक्रोमेट बन जाएगा। सोडियम डाइक्रोमेट का क्या बनाओगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्या डाल दोगे बच्चे? KCl, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। क्लियर कहानी? हाँ जी सर बिल्कुल। अब सेम इसमें है, हमें क्या बनाना है बच्चे? पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना है, तो उससे पहले क्या बनेगा बच्चे? पोटेशियम पर मैग्नेट ही बनाना पड़ेगा ना। उससे पहले बनेगा ये पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट बनेगा और पोटेशियम मैग्नेट बनेगा सीधा ओर से। बस आ गई कहानी। इसमें जो और आपको यूज करना है वो करना है बच्चे पारो। पारो याद रखेंगे, पारो से अब बनता है बच्चे वर्ड पायरोलुसाइट और। कौन सा और बच्चे? पायरोलुसाइट और। पायरोलुसाइट का फॉर्मूला होता है बच्चे MnO2। ले लिया। अब देखो इसके स्टेप में, पहले स्टेप में सोडियम कार्बोनेट डाला था। क्या डाला था? सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें डालना आपको पोटेशियम कार्बोनेट। ये वाली रिएक्शन याद कर लो, जल्दी याद हो जाएगी। इसमें सोडियम कार्बोनेट डाला था, इसमें डाल दो पोटेशियम कार्बोनेट। इसमें ऑक्सीजन डाली थी, इसमें ऑक्सीजन डाल देंगे। अब ये और से क्या बन जाएगा? सीधा पोटेशियम मैग्नेट। तो ये बन गया पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4। और मैंने बोला था CO3 है तो कौन सी गैस बाहर आएगी? CO2। अब फिर इसके सेकंड स्टेप में क्या डाला था? H2SO4। ये लो भाई, K2MnO4 में जो पोटेशियम मैग्नेट है उसमें H+ डाल दो। H+ मतलब एसिड ही तो है, तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा। हालांकि पोटेशियम पर मैग्नेट के बनाने के और भी तरीके हैं। आप पोटेशियम मैग्नेट में या CO2 डाल दो या Cl2 डाल दो या ओजोन डाल दो, इन तीनों में से कोई भी एक डाल दो, तब भी पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा। तो ये दो तरीके हैं बनाने के। पहला MnO2 में क्या डाल दो? K2CO3O2, तो पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगी। और ऐसे 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 है भाई। क्लियर है कहानी? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। याद कर लेना भाई, इन रिएक्शंस को बार बार लिख कर देखो तो याद हो जाएगी आप लोगों को। चलिए भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। जनरली इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आती है भाई। कौन सी प्रॉपर्टी आती है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। और कौन से मीडियम में पूछी जाती है ज्यादा बार? एसिडिक मीडियम में। तो बताइए KMnO4, यदि मैं KMnO4 की बात करूं बच्चे, KMnO4 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर है +7। याद कर लो इस बात को, जब भी ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 में चेंज हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होंगे बच्चे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो N फैक्टर कितना आ गया बच्चे? 5। कितना आ गया? 5। और यदि मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करूं K2Cr2O7, यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चे +6। 7 दूनी 14 में से 2 गया, 12 को 2 से डिवाइड करोगे +6। जब भी ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो ये क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन नंबर में चला जाएगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हो रहा है? +6 से +3 पे गए तो 3 का, लेकिन क्रोमियम 2 है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हो रहा है। तो N फैक्टर आ गया बच्चे कितना? 6। तो यहाँ पर हम ना इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट के वेट क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाई N फैक्टर। तो बताइए इसका N फैक्टर कितना बच्चे? 5। और KMnO4 का जो मोलर मास होता है भाई, एक सेकेंड रुकिए, KMnO4 का क्या कैलकुलेट करना है भाई हमें? मोलर मास। बस एक सेकंड रुक जाइए, बस वो भाई कितना होता है हमारे पास? KMnO4 का मोलर मास होता है बच्चे 158। कितना होता है? 158। तो डिवाइड कर दो, 5 दिए 15 और 5 एकम 5, 5 31, तो 31.6 आ गया इसका मोलर, वो इक्विवेलेंट मास एसिडिक मीडियम में। तो इसका इक्विवेलेंट वेट देखना, N फैक्टर कितना आ गया? 6। एक सेकंड रुकेंगे, आप K2Cr2O7 का मैं इक्विवेलेंट वेट वो मोलर मास चेक कर लो भाई कितना होता है। 294 होता है बच्चे, 294। तो डिवाइड दे दो भाई, 6 चौका 24, 5 6 नीमा 54, तो 49। ये आपको याद रखना है।
पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर याद रखो, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज होगा एसिडिक मीडियम में, +7 से +2, और K2Cr2O7 का क्या चेंज होगा बच्चे, +6 से +3, +6 से +3। क्लियर है। अब ये दोनों ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब आपको याद रखना है कि ये किसको किस में ऑक्सीडाइज करते हैं। भाई मैं लिखवा रहा हूं, आप बारी बारी लिखते रहिए बस। ये ना नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये ना आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ना H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सल्फर में। ये ना सल्फाइट को बच्चे सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ना बच्चे ऑक्सैलिक एसिड को CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ना बच्चे फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ना बच्चे स्टेनस को स्टेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चे, ठीक है। देखो इन सब में ऑक्सीडेशन हो रहा है, चाहे चेक कर लो। 2 दूनी 4 में से 1 गया +3 ऑक्सीडेशन नंबर, 3 दूनी 6 में से 1 गया +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 0 है। यहाँ पर 3 दूनी 6 में से 2 गया +4 है। यहाँ पर 4 दूनी 8 में से 2 गया +6 है। बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखना C डबल बॉन्ड OOH, तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर है भाई, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है। हाँ जी +3, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चे, +4। यहाँ +2 से +3, यहाँ पर +2 से +4। इसको तो याद करो भाई, याद करो भाई, इसको तो बस ये याद करना पड़ेगा भाई आप लोगों को, बस कहने का मतलब ये है। चलिए अब मैं एक इक्वेशन सोल्व करवा रहा हूँ मैं KMnO4 को लेकर और K2Cr2O7 को लेकर, ताकि आप लोगों को अच्छे से, चलो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दे, बैलेंस करनी आनी चाहिए भाई आप लोगों को, ठीक है। तो चलो पेपर में आएगा ऐसे ऐसे दे देंगे आप लोगों को, ये ले भाई MnO4 नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा नाइट्राइट, और यहाँ आ जाएगा H+, और ऐसे लिखकर छोड़ देंगे और कहेंगे इसको बैलेंस भी करो और इसको प्रोडक्ट भी बनाओ, प्रोडक्ट बनाकर बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलिए मैं बैलेंस करवा रहा हूँ इस इक्वेशन को। एक बार H+ मिटा कर बैलेंस होगी भाई। अब आप खुद सोचो, KMnO4 जब अपना रिडक्शन करवाएगा तो वो कितने ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा, +2 में, तो इधर लिख दो +2। ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को। अब ये भी मैंने लिखवाया था, नाइट्राइट का क्या बनाएगा, ये नाइट्रेट बनाएगा। ये लो NO3 नेगेटिव आ गया, आ गया नहीं आ गया। अब बोलो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, और यहाँ पर +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हो रहा है बच्चे, 5 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 दूनी 4 में से 1 गया, कितना आ गया बच्चे, +3, और यहाँ 3 दूनी 6 में से 1 गया, कितना आ गया बच्चे, +5। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों का हेर फेर है, 2 इलेक्ट्रॉन का। मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। गेन इलेक्ट्रॉन लॉस इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। तो करो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो इसके आगे 2 आ जाएगा, 2MnO4 नेगेटिव। अब इसकी कितने से मल्टीप्लाई करी, 5 से, तो इसके आगे 5 आ जाएगा, 5NO2 नेगेटिव। इसकी कितने से मल्टीप्लाई करी थी, 2 से, तो क्या आ जाएगा बच्चे, 2Mn2+। इसकी कितने से मल्टीप्लाई करी थी, 5 से, तो आ जाएगा 5NO3 नेगेटिव। इतना करने के बाद आपको बैलेंस करनी है ऑक्सीजन। इधर कितनी ऑक्सीजन है बच्चे, 8, और 5 दूनी 10, तो 18 ऑक्सीजन है। इधर कितनी ऑक्सीजन है बच्चे, 15। जिस साइड जितनी ऑक्सीजन की कमी है, इस साइड 3 ऑक्सीजन की कमी है, तो 3 पानी डाल दो, ये लो 3 पानी। और उससे उल्टी साइड अब पानी डालने के बाद अब आपको H+ बैलेंस करनी है। तो इधर कोई हाइड्रोजन है, नहीं, इधर कोई हाइड्रोजन, हाँ जी 6 हाइड्रोजन, तो लेफ्ट साइड में 6 H+ लिख दो, क्योंकि लेफ्ट साइड में कमी है ना हाइड्रोजन की, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड हो गया। तो ऐसे करनी आनी चाहिए आपको बैलेंस, ठीक है। तो ये मैंने, यदि आपको बैलेंसिंग पूरी सीखनी है एसिडिक बेसिक मीडियम, तो हमने 11th क्लास में सीखा होगा रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, तो आप हमारे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, क्या रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, जटाइन क्लासेस टाइप करेंगे आप साथ में, ठीक है। अब एक K2Cr2O7 की ओर कर लेते हैं। लो भाई K2Cr2O7 को ऐसे लिखा मिलेगा पेपर में, Cr2O7 2 नेगेटिव, यहाँ लिखा मिलेगा Fe2+। पूछेंगे बैलेंस भी करो और प्रोडक्ट भी बनाओ। तो बताओ, मैंने अभी भी बोला था, ये फेरस को किस में कन्वर्ट करता है बच्चे, फेरिक में, है ना। और खुद का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है +3 आ गया। एलिमेंट्री बैलेंसिंग आपको यही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 2 है ना पाँव में, तो इसके आगे 2 तो पहले लिख दो। अब बोलो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। अब बोलो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अभी मैंने बताया था पीछे एन फैक्टर आया था क्रोमियम का, कितना आया था एन फैक्टर बच्चे, 6, तो 6। बोले लॉस हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रही है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से, तो 6 बराबर हो गया। तो बताओ ये क्या आ गया, Cr2O7 2 नेगेटिव एज इट इज। इसकी मल्टीप्लाई 6 से, तो क्या आ गया बच्चे, 6Fe2 पॉजिटिव। गोचो इसकी मल्टीप्लाई 6 से, तो 6Fe3 पॉजिटिव, प्लस इसकी मल्टीप्लाई तो हुई नहीं थी किसी से, ठीक, तो क्या आ गया 2Cr3+। इतना करने के बाद किसको बैलेंस करेंगे आप, ऑक्सीजन को। इधर कितनी ऑक्सीजन बचे, 7, उधर नहीं है, तो उधर 7 पानी डाल दो, ठीक है, पानी डाल दिए 7।
अब H को बैलेंस करो, इधर कितनी H है बच्चे 14 है, तो इधर कोई H नहीं है, तो कितना आ गया 14H प्लस। तो इस तरह से आप करेंगे बैलेंस। ठीक है, इतना करना है आपको KMnO4 K2Cr2O7 का टॉपिक। तो चलिए भैया 2-3 रिएक्शन और है, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन कई बार ना पता होता है ना कि CBSE वालों का दिमाग फिरे तो आपसे पूछ भी सकते हैं कि जब K2Cr2O7 को हीट किया जाता है तो क्या होता है। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना ये, तो ये क्रोमेट बन जाएगा, ये लो पोटेशियम क्रोमेट, Cr2O3 ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है कि K2Cr2O7 जब KCl के साथ रिएक्शन करता है, ऐसे याद करो कैसे क्रोमाइल कैसे KCl के साथ रिएक्शन करेगा, बेसिक मीडियम एसिडिक होना चाहिए, तो इसका प्रोडक्ट क्रोमाइल क्लोराइड होएगा। क्रोमाइल क्लोराइड हमने इटार्ड रिएक्शन में पढ़ा था ऑर्गेनिक में, तो उसका फॉर्मूला होता था Cr2O2Cl2, तो ये बन जाएगा इस रिएक्शन के अंदर, यही है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। विद परऑक्साइड, परऑक्साइड आप समझते हो ना H2O2 परऑक्साइड है, उसके साथ जब K2Cr2O7 रिएक्ट करता है बच्चे, तो वहां पर क्या बना लेता है CrO5। CrO5 की स्ट्रक्चर बता दूं मैं, बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर होती है, O देन O, और यहाँ पर CrO5 में जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 आता है, याद रखना, कहीं +10 लिख दो तुम लोग। फिर आता है KMnO4 को हीट करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, वो पोटेशियम पर मैग्नेट से पोटेशियम मैग्नेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है बच्चे हमारे पास जो KMnO4 होता है, इसका कलर कैसा होता है बच्चे, पर्पल कलर होता है, याद रखना है आपको। पर्पल कलर होता क्यों है, जनरली अभी मैंने कलर के बारे में बात करी थी कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हैं तो डी ट्रांजिशन होती है, इसको क्या उनसी ट्रांजिशन बोलते हैं बच्चे, डी ट्रांजिशन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन डी सबसेल से डी सबसेल में ही कूद जाए, बट लोअर डी सबसेल से अपर डी सबसेल में इस तरह से कूद जाए तो डी ट्रांजिशन से कलर आता है। लेकिन KMnO4 का पर्पल कलर डी ट्रांजिशन सीरीज से नहीं होता, यहां पर क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है बच्चे। क्या ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर, कहां से, ऑक्सीजन से किसकी तरफ, मेटल मैंगनीज की तरफ, ठीक है, तो इसके कारण इसका कलर आता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। क्लियर है भाई, हाँ जी सर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है बच्चे इसके अंदर, वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बता दूं मैं आपको भाई, KMnO4 की स्ट्रक्चर क्या है, देखिए Mn को बीच में रख दो, 4 ऑक्सीजन है तो 1 2 3 4, टेट्राहेड्रली जोड़ दो, डबल बॉन्ड O, और इसके साथ नेगेटिव K पॉजिटिव लगा दो, तो ये KMnO4 है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। फिर आता है बच्चे हमारे पास K2Cr2O7 की स्ट्रक्चर कैसी आएगी, तो 2 क्रोमियम है, 1 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन तो मिलेंगी इसको, 3 ऑक्सीजन मिलेंगी इसको, बांट ली आधी आधी, 1 ऑक्सीजन दोनों के बीच में रहेगी, डबल बॉन्ड O, नेगेटिव इधर K पॉजिटिव आ जाएगा, यह है बच्चे K2Cr2O7 की स्ट्रक्चर। तो इतना चैप्टर था हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम कर लेते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो CBSE ने पूछे गए हैं या फिर सैंपल पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है, बस 10-15 मिनट और लगेगी, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए भैया क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। ठीक है, Mn2+ इज मोर रेजिस्टेंट देन Fe2+ टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, मतलब Mn2+ नहीं चाहता मेरा ऑक्सीडेशन हो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहता, लेकिन Fe2+ कर सकता है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आऊँ, Mn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे 3d5 और Fe2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे 3d6। बताओ ये तो खुश है तो ये लॉस नहीं करना चाहेगा, ये ना खुश है तो ये लॉस करना चाहेगा, तो आप कहेंगे Mn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसलिए वो रेजिस्टेंट है ऑक्सीडेशन के टुवर्ड्स। ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट चेंजेस टू येलो, अब डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, K2Cr2O7। अब इसका जो कलर ऑरेंज है वो किसके कारण है, 7 दूनी 14 है, 14 में से 2 गया 12, +6 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। ठीक है, ये किस में कलर हो जाता, चेंज हो जाता है बच्चे, येलो में, मतलब बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मिडल बेस डालोगे तो ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब बेसिक मीडियम में ये कुछ और बना लेता है, तो वो क्या बना लेता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम क्रोमेट बन जाता है भाई, क्या बन जाता है, पोटेशियम क्रोमेट। और पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या था, K2CrO4, क्या था फॉर्मूला पोटेशियम क्रोमेट का बच्चे, K2CrO4, इसलिए इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज। अच्छी बात है। Why Mn हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम, याद करो हमने मेल्टिंग पॉइंट में ये पढ़ा था कि Mn के अंदर डीप आता है, तो ये ठीक है, और लेकिन क्रोमियम से नीचे क्यों आता है, क्यों, क्योंकि Mn की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बच्चे 3d5 4s2। अब हाफ फील्ड फुली फील्ड है तो ये बॉन्डिंग इंटरमेटैलिक बॉन्डिंग कमजोर होती है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा, कम होता है भाई। अच्छी बात है। कंप्लीट, ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है आप लोगों को, याद करो ये रिएक्शन कहां पर आई थी, ये MnO4 2 नेगेटिव पता है क्या है, ये है K2MnO4
और इसमें इन्होंने ना एसिड डाल रखा है H+। याद करो हमने ना प्रिपरेशन पढ़ी थी KMnO4 की, किससे पढ़ी थी, याद करो MnO2 पायरोलुसाइट और से। तो इसका ये सेकंड स्टेप है बच्चे, पोटेशियम पर मैंगनेट, ये पोटेशियम मैंगनेट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम पर मैंगनेट में, और फिर MnO2 बना था और प्लस में मैंने कहा था कि एसिड बेस आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, पानी। तो ये आंसर आ गया भाई। जिंक 2+ सोल्ट्स आर कलरलेस, क्यों, क्योंकि जिंक 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होती है, 3d10। 3d10 मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चे, पेयर्ड। और मैंने कहा था कि कलर्ड होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयर्ड होना जरूरी है। अब कंप्लीट द रिएक्शन, ये भाई भी करके आए भाई, बताइए फेरस आयन का क्या बनेगा, फेरिक बनेगा। और Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr3+ में, याद है ना, अभी अभी गया था। बैलेंस आप कर लेंगे। अब ये ऑक्सैलिक एसिड है बच्चे, C2O4 2 नेगेटिव क्या है, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड क्या बनाता है, CO2। याद करो मैंने लिखवाया था पीछे की, इसको इसमें ऑक्सीडाइज करता है, इसको इसमें। और MnO4 खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, Mn2+ में। अब आप लोगों को ऑक्सीजन के हिसाब से क्या करना है, बैलेंस करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो चलिए भाई कुछ और क्वेश्चंस ले आया मैं आपके लिए, अलग अलग क्वेश्चन ढूंढ कर ला रहा हूँ, देख लेते हैं क्या है। Mn2O7 is acidic whereas MnO is basic। सुनिए, यदि आपको ऑक्साइड के बारे में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पता करनी है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लो भाई। यदि ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो वैसे ऑक्साइड होते हैं नेचर में एसिडिक। यदि ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो ऐसे ऑक्साइड होते हैं बच्चे नेचर में बेसिक। ठीक है, अब बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 7 दूनी 14 में से 2 गया, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो प्लस का ना, 7 दूनी 14 को 2 से डिवाइड करोगे प्लस का 7 ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बचे प्लस का 2। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, आ गया। टाइटेनियम +4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम +2 एंड टाइटेनियम +3। अब टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होते हैं, 3d2 4s2। अब यदि ये चारों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और टाइटेनियम +4 बन जाएगा तो ये बन जाएगा आर्गन। तो भी स्टेबल है ना, यहाँ आर्गन है ना यहाँ आर्गन है, तो इसलिए ये स्टेबल है। क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है भाई, अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। यदि मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं ना बच्चे तो इसका मतलब मैं मेरा खुद का ऑक्सीडेशन जल्दी करवाऊंगा। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, मतलब इनमें से जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना वही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब ले आओ भाई इन दोनों को, Mn2+ और Fe2+। अब Mn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या है, 3d5, और Fe2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 3d6 है। तो बताओ इनमें से लॉस कौन करेगा जल्दी इलेक्ट्रॉन, ये तो लॉस नहीं करेगा क्योंकि तो हाफ फील्ड है, स्टेबल है, ये लॉस कर सकता है। तो Fe2+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है Mn2+ से। ठीक है, अच्छी बात है। विच इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब इसका उल्टा कर दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि खुद का रिडक्शन करवाएगा। अब बताओ इनमें से कौन सबसे अनस्टेबल है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आंसर Mn3+। क्यों भाई, Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। तो बच्चे देखिए Mn+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, अब क्या आएगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, एक यहाँ से, तो 3d4। क्या 3d4 स्टेबल है, नहीं। Mn3+ कह रहा है कि मेरे को तो इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं ना 3d5 बन जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन दे दो दे दो दे दो दे दो। तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अपना रिडक्शन करवा देगा, और अपना रिडक्शन करवा देगा तो ये एजेंट कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा Mn3+। टाइटेनियम 3+ इज कलर्ड वाइल एज स्कैंडियम 3+ इज कलरलेस। अब टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चे क्या है, 3d2 4s2। अब टाइटेनियम 3+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 3d1। बताइए इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच गया नहीं बच गया, और वो एक इलेक्ट्रॉन यदि डी सब सेल में बचा हुआ है तो वो कैसा इलेक्ट्रॉन बचे, अनपेयर्ड। और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कलर होगा। बट स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d1 4s2, और इसने तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो ये आर्गन बन गया, और आर्गन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अच्छी बात है भाई। Cu2Cl2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर का +1। CuCl2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चे +2। क्या कह रहे हैं कि Cu आउट ऑफ Cu2Cl2 एंड CuCl2 विच इज स्टेबल, तो आंसर आएगा ये स्टेबल है। कॉपर +2 स्टेबल होता है भाई, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि कॉपर +1 को यदि आप पानी में डालोगे तो उसको ना हाइड्रेशन एनर्जी मिल जाती है, इसलिए वो कॉपर 2+ बना लेता है। तो ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ
कब बढ़ेगी? जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना है? प्लस 3 दूनी 6, तो प्लस का 6। यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर बचे प्लस का 2। यहाँ का 3 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो प्लस 3 भाई 3। अब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है? CrO3 का, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक। उससे कम Cr2O3 का, तो ये उससे कम एसिडिक। उससे कम CrO का, ये सबसे कम एसिडिक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो बताइए भाई, ये है डी ब्लॉक। कुछ है डी ब्लॉक में बता करने का? कुछ था? 1 घंटे की वीडियो बनी होगी मुश्किल से। तो ये था हमारे पास डी ब्लॉक चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कमेंट में जाइए और हमें बताइए। और एक काम जो आप नहीं करते हैं वो है वीडियो लेक्चर को शेयर करें मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ, ताकि एग्जाम टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन वीडियो लेक्चर का बेनिफिट उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर हम लेकर आएंगे आपके लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट भाई छोटा सा है, तो उसके हम ना क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे उस वीडियो लेक्चर के अंदर। उन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो देखते रहिए, रेगुलरली विजिट करते रहिए हमारे चैनल जटैन क्लासेस को और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करिए इस चैप्टर को अच्छे से।